Drop it. R% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, T वर्ष का समय है, P मूलधन है। तो SI बराबर PRT बट्टे 100 होता है, या PRT बराबर 100 गुणा SI होता है। यानी ब्याज है वो मूलधन के समानुपाती होता है, दर के समानुपाती होता है और समय के समानुपाती होता है। अब इनमें से किसी एक को कांस्टेंट कर दिया जाए तो 2 के गुणनफल के समानुपाती होता है, 2 को कांस्टेंट कर दिया जाए तो तीसरे के समानुपाती हो जाएगा। लेकिन ये आपस में एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। P है वो R और T के व्युत्क्रमानुपाती यानी 1/RT के समानुपाती होता है, T है वो 1/PR के समानुपाती होता है और R है वो 1/PT के समानुपाती होता है। अगर आपको ये दे दिया जाए कि ब्याज समान प्राप्त होता है, तो ऐसे है कि P1 धन है वो R1% की दर से T1 समय के लिए उधार दिया गया, P2 धन है वो R2% की दर से T2 समय के लिए उधार दिया गया, और P3 धन है वो R3% की दर से T3 समय के लिए उधार दिया गया। और आपको ये कहा गया कि तीनों स्थितियों में ब्याज बराबर प्राप्त होता है। तो ब्याज हो जाएगा मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100, ये ब्याज आता है। और अगर तीनों ब्याज आपस में बराबर हैं तो बराबर कर दीजिए, 100 से 100 कट जाएगा। अब आपको जिसका भी अनुपात लेना है उसका ले लीजिए। अगर आप कहें कि P1 अनुपात P2 अनुपात P3 क्या होगा, P3 क्या होगा, तो 1/R1T1 अनुपात 1/R2T2 1/R3T3 आ जाएगा। आपको R1 अनुपात R2 अनुपात R3 लेना है तो 1/P1T1 अनुपात 1/P2T2 अनुपात 1/P3T3 हो जाएंगे। और अगर आपको T1 अनुपात T2 अनुपात T3 लेना है, T1 अनुपात T2 अनुपात T3 लेना है, तो 1/P1R1 अनुपात 1/P2R2 1/P3R3 हो जाएगा। ये इनके क्या हो जाएंगे, अनुपात हो जाएंगे। आपको जिसका भी अनुपात लेना है। इसमें से हमने मूलधन के अनुपात वाला एग्जाम्पल भी लिया था, आपके समझ में भी आ गया था। यहां ये कब होता है, जब प्रत्येक स्थिति में समान ब्याज प्राप्त होता है। ऐसे भी लिखा जा सकता है, तीनों धनों से समान आय प्राप्त होती है। ब्याज आय एक ही बात होती है, समान आय प्राप्त होती है, समान लाभ प्राप्त होता है, एक ही बात है तीनों का। ठीक है, ये पहली कंडीशन बनती है जो हमने कल डिस्कस की थी। फिर मैंने कहा था कि यहां लिखा हुआ हो प्रत्येक स्थिति में समान मिश्र धन प्राप्त होता है या धन बराबर हो जाता है। धन होने का मतलब होता है पहले आपके पास में 100 रुपए थे, 10 रुपए ब्याज आके 110 रुपए हो गए, तो ब्याज तो 10 रुपए आया है लेकिन आपकी राशि हो गई कितनी, 110 हो गई है। तो वो जो 110 है वो मिश्र धन होता है। तो समान राशि प्राप्त हो या समान मिश्र धन प्राप्त हो, एक ही बात होती है। अगर ये कहा जाए कि P1 धन को R1% की दर से T1 समय के लिए उधार दिया गया, P2 धन को R2% की दर से T2 समय के लिए उधार दिया गया, P3 धन को R3% की दर से T3 समय के लिए उधार दिया गया, प्रत्येक स्थिति में समान मिश्र धन प्राप्त होता है, समान मिश्र धन प्राप्त होता है या समान राशि प्राप्त होती है या राशि समान हो जाती है, समान हो जाती है। इसका मतलब मिश्र धन बराबर होगा, अमाउंट है उसको बराबर करना है। अब यहां से कल मैंने आपको बता तो दिया था लेकिन फॉर्मूला
डेवलप करना नहीं बताया था, आप फॉर्मूला डेवलप करना सीख लीजिए। मिश्रधन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। पहला मिश्रधन हो जाएगा पहला मूलधन प्लस पहला ब्याज हो जाएगा। दूसरा मिश्रधन हो जाएगा दूसरा मूलधन प्लस दूसरा ब्याज हो जाएगा। और तीसरा मूलधन हो जाएगा, तीसरा मिश्रधन हो जाएगा तीसरा मूलधन प्लस तीसरा ब्याज हो जाएगा। ऐसे ही होगा। इसमें से P1 को कॉमन ले लेता हूं, तो 1 प्लस R1T1/100 बराबर हो जाता है ना, बराबर P2 को कॉमन ले लेता हूं, 1 प्लस R2T2/100 बराबर P3 को कॉमन ले लेता हूं, 1 प्लस R3T3/100 हो जाएगा। ये P1 ऐसे ही कॉमन रखना है, 100 प्लस R1T1/100 हो जाएगा। P2 को ऐसे ही कॉमन रखना है, बराबर साइन रहेगा ही, 100 प्लस R2T2/100 हो जाएगा। बराबर P3 को ऐसे ही कॉमन रखना है, 100 प्लस R3T3/100 हो जाएगा। बट्टे वाला 100 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, कट जाएगा। मुझे रेशो लेना है P1 अनुपात P2 अनुपात P3 का। तो इनके साथ में जो संख्याएं हैं वो व्युत्क्रम में चली जाती हैं, नीचे चली जाती हैं। 100 प्लस R1T1, 100 प्लस R2T2, 100 प्लस R3T3 1 अपॉन में आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 100 प्लस R1T1 अनुपात 1 अपॉन 100 प्लस R2T2 अनुपात 1 अपॉन 100 प्लस R3T3। ये मूलधनों का अनुपात आ जाएगा। आ जाओ, बिना पूछे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, अपने चलता है। बिना पूछे क्लास में आ जाओ, बिना खड़े हुए पूछ लो, सर मैं पूछूं, पूछने की जरूरत नहीं है, बिना कोई औपचारिकता के पढ़ो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक काम होना चाहिए, पढ़ाई करो बस, बाकी चीजें उतना मायने नहीं रखती हैं अपने। लो, हाथ ऊंचा करके पूछ लो, सब चलेगा। दो बातें ध्यान रखनी है। अगर ब्याज प्राप्त होता है तो P1 P2 और P3 का अनुपात आ जाएगा 1 अपॉन R1T1, 1 अपॉन R2T2, 1 अपॉन R3T3। अगर मिश्रधन बराबर प्राप्त होता है तो 1 अपॉन 100 प्लस R1T1, 100 प्लस R2T2, 100 प्लस R3T3। ध्यान रखेंगे क्या? पक्की बात है। देखो, दो एग्जाम्पल लेते हैं। 12% की दर है, 2 वर्ष के लिए उधार दिया गया है, या 4 वर्ष के लिए कर देते हैं। 16% की दर है, 2 वर्ष के लिए उधार लिया है, और 9% की दर है, 9 तो क्या करें, 6% की दर है, 6 वर्ष के लिए उधार दिया है। 12% की दर से 4 वर्ष के लिए, 16% की दर से 2 वर्ष के लिए, और 6% की दर से 6 वर्ष के लिए किसी भी राशि को उधार दिया गया है। पहला सवाल है, समान ब्याज प्राप्त होता है, तीनों मूलधनों का अनुपात क्या हो जाएगा? अब एक तो है कि आपने फॉर्मूला याद कर रखा है तो फॉर्मूले से करो, मैं तो फॉर्मूले से नहीं करता। फॉर्मूला याद कर रखा है तो ये हो जाएगा P1 अनुपात P2 अनुपात P3 1/R1T1
1/R2T2, 1/R3T3, 1/12 गुणा 4 आ जाएगा, 16 गुणा 2 आ जाएगा, 6 गुणा 6 आ जाएगा, 4 कट जाएगा, 4 से 16 4 बार कट जाएगा, 36 से ये 9 बार कट जाएगा। अनुपातों को ठीक करोगे तो 9 का 4 गुणा 36 इधर आ जाएगा, 12 का 9 गुणा 108 यहां आ जाएगा, और 12 का 4 गुणा 48 है वो यहां आ जाएगा, 12 से फिर कट जाएगा, 12 का 3 गुणा 36, 12 का 9 गुणा 108 और 12 का 4 गुणा 48, तीनों मूलधनों का अनुपात हो जाएगा 3:9:4। ये मूलधनों का अनुपात आ जाएगा। अगर आप फॉर्मूले से करते हो तो इसको याद रखोगे। मैं कहता हूं फॉर्मूले से मत किया करो, आप इसको डायरेक्ट समझो ऐसे। 12% की दर से 4 साल में कितना ब्याज प्राप्त होगा? 48%। 16% की दर से 2 साल में कितना प्राप्त होगा? 32%। और 6% की दर से 6 वर्ष में कितना प्राप्त होगा? 36%। तो पहली राशि का 48%, दूसरी का 32% और तीसरी का 36% बराबर है। ए का x, बी का y और सी का z बराबर है, तो ए बी सी का अनुपात लेते हैं तो 1/x, 1/y, 1/z आ जाते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि P1 का 48% है, P2 का 32% है और P3 का 36% है। ये आपस में बराबर है। ए का x, बी का y और सी का z बराबर है, तो ए बी सी का अनुपात आता है 1/x, 1/y, 1/z। आप फॉर्मूला मत लिखिए। 12 का 4 गुणा 48, 16 का 2 गुणा 32 और 6 का 6 गुणा 36। इन दर और समय का जो गुणनफल आता है वही ब्याज होता है एक्चुअली। तो पहली राशि का 48%, दूसरी राशि का 32% और तीसरी राशि का 36% बराबर है। तो तीनों राशियों का अनुपात हो जाएगा P1 अनुपात P2 अनुपात P3 है। ये बराबर हो जाएगा 1/48, 1/32 और 1/36। ये आ जाएगा। अब ये कट जाएंगे किससे? 4 से। पहले 4 से कटेंगे 12 बार, 4 से कटेंगे 8 बार और 4 से कटेंगे 9 बार। 12, 8, 9 का एलसीएम 72 बनता है, तो सबको 72 से गुणा कर देंगे, या 72 ही बनता है ना? 72 बनता है, 72 बनता है। हमने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? यहां गड़बड़ कर दिया था। 9 चौक 36, 36 का 2 से गुणा नहीं किया था। आप कैलकुलेशन तो देख लिया करो यार। 9 चौके 36, 36 का 2 गुणा 72 बना था। ये 12 का 9 गुणा 108 बना था। और ये 12 अट्ठे 96 बना था। 12 से काट दो, 12 छिक्के 72, 12 का 9 गुणा 108 और 12 अट्ठे 96, 6:9:8 आएगा। इनका एलसीएम 72 बनता है, सबको 72 से गुणा कर दो। 12 का 6 गुणा 72 आता है, 8 का 9 गुणा 72 आता है, 9 का 8 गुणा 72 आता है, 6:9:8 आ जाएगा। ये इनके मूलधनों का अनुपात हो जाएगा। ले सकते हैं। कब समान ब्याज प्राप्त होता है तब। इसके ऊपर स्पेशल ध्यान देना। क्लियर है? यहां शब्द लिखा हुआ हो समान मिश्र धन प्राप्त होता है, यहां शब्द लिखा हुआ हो कि समान मिश्र धन प्राप्त होता है, तब क्या करेंगे? अब ध्यान से समझना। अगर फॉर्मूला यूज करेंगे, मैं डाटा लिख लेता हूं। 12% की दर है, 4 वर्ष का समय है, 16% की दर है, 2 वर्ष का समय है, 6% की दर है और 6 वर्ष का समय है। यहां पर है समान मिश्र धन प्राप्त होता है।
तो मूलधनों का अनुपात क्या हो जाएगा? समान मिश्र धन प्राप्त होता है तो मूलधनों का अनुपात क्या हो जाएगा? समझ गए हो? अगर हम फॉर्मूले से चलेंगे तब तो P1 अनुपात P2 अनुपात P3 ये आ जाएगा 1/100 + R1 T1, 1/100 + R2 T2 अनुपात 1/100 + R3 T3। फॉर्मूला तो ये रहेगा। आप लिख सकते हैं P1 अनुपात P2 अनुपात P3 बराबर 1/100 प्लस 12 × 4 अनुपात 100 प्लस 16 × 2 100 प्लस 6 × 6 1/148 आ जाएगा, 1/132 आ जाएगा, 1/136 आ जाएगा। आप इसको 4 से काट सकते हैं। 4 से काटेंगे कितनी बार कटेगा? 4 का 3 × 12, 4 का 7 × 28, 37 बार कट जाएगा। 4 से काटेंगे 33 से एक बार कट जाएगा। 4 से काटेंगे 34 बार कट जाएगा। पहला अनुपात बन जाएगा 33 × 34। दूसरा अनुपात बन जाएगा 37 × 34 और तीसरा अनुपात बन जाएगा 37 × 33। इनको आपस में गुणा कर दीजिए, ये मूलधनों के अनुपात हो जाएंगे। ये आ जाएंगे मूलधनों के अनुपात। मैं कहता हूं कि फॉर्मूला याद क्यों कर रहे हो? आप इसको कॉमन सेंस में ले जाओ। 12% की दर से 4 साल में ब्याज कितना बनता है? 48%। मूलधन को माना जाता है 100%, ब्याज आया 48%, मिश्र धन होगा 148%। 16% की दर से 2 साल में ब्याज कितना बनता है? 32%। मूलधन को माना जाता है 100%, ब्याज आया है 32%, मिश्र धन हो जाएगा 132%। 6% की दर से 6 साल में ब्याज बनता है 36%, मूलधन को माना जाता है 100%, मिश्र धन बन जाएगा 136%। तो P1 का 148% बराबर P2 का 132% बराबर P3 है इसका 136%। आपस में बराबर है। परसेंट लगाओ चाहे मत लगाओ, कट जाएंगे ये सब में। तो P1 का 148, P2 का 132 और P3 का 136 आपस में बराबर है। तो इनके अनुपात हो जाएंगे 1/148, 1/132 और 1/136। उसके बाद में जैसे ये कैलकुलेशन करी है वैसे कैलकुलेशन कर लेंगे। अगर समान मिश्र धन प्राप्त होता है तो ये कैलकुलेशन रहेगी, समान ब्याज प्राप्त होता है और फिर मूलधनों का अनुपात पूछा जाता है तो ये कैलकुलेशन रहेगी। क्या आपके समझ में आ गया है? क्या सब क्या आ गया? कोई दिक्कत नहीं किसी को भी? ठीक। आप कहें तो मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं, हमेशा के लिए ध्यान रहे। 12.5% की दर से 4 वर्ष का, 10% की दर से 2 वर्ष का और 15% की दर से 3 वर्ष का। 10% की दर से 4 वर्ष का कर लेते हैं। 10% की दर से 4 वर्ष का और 15% की दर से 2 वर्ष का। पहला सवाल है समान ब्याज प्राप्त होता है तो मूलधनों का अनुपात क्या हो जाएगा? मूलधनों का अनुपात क्या हो जाएगा? ठीक है, तो यह आ जाएगा 12.5 × 4 होता है 50, 10 का चौगुना होता है 40 और 15 का दुगुना होता है 30। पहले का 50%, ये दर 50% बन जाएगी, ये 40% बन जाएगी,
ये 30% बन जाएगी। पहले मूलधन का 50%, दूसरे का 40%, तीसरे का 30% आपस में बराबर है, तो तीनों मूलधनों का अनुपात हो जाएगा 1/50, 1/40, 1/30। ये आपस में काट दो, 4 का 3×12, 5 का 3×15 और 5 का 4×20। ये मूलधनों का अनुपात आ जाएगा। समान ब्याज प्राप्त होता है। तो एग्जाम में ये सवाल कैसे दिया जा सकता है बताऊं? है? किसी व्यक्ति के 3 पुत्र हैं, एक बेटा 14 वर्ष का है, दूसरा बेटा भी 14 वर्ष का है, जुड़वा है दोनों। तीसरा बेटा है वो 16 वर्ष का है। पहले बेटे को 12.5% की दर से, दूसरे बेटे को 10% की दर से और तीसरे बेटे को 15% की दर से कुछ राशियां बैंक में डिपॉजिट करवाई जाती हैं। जब वो बेटे 18 वर्ष के हो जाएं तो उनको उनका ब्याज मिलता है बैंक की तरफ से। तीनों बेटों को मिला हुआ ब्याज बराबर है, तो बैंक में जमा की गई राशियों का अनुपात क्या हो जाएगा? आप समझो मेरी बात को, सवाल ऐसे ही पूछा जाता है। ठीक है, हम जैसे पढ़ रहे हैं वैसे नहीं, भाषा कुछ और दी जाएगी। अब जो 14 वर्ष का है, 18 वर्ष का होगा तो 4 वर्ष रहेगा उसका धन। 14 वर्ष का है, 18 वर्ष का होगा तो इसका भी 4 वर्ष रहेगा। और 16 वर्ष का है, 18 वर्ष का होगा तो इसका 2 वर्ष रहेगा। तो यहां पर बात वही आ रही है, लैंग्वेज को ऐसे चेंज कर दिया जाएगा। या कोई व्यक्ति 3 अलग अलग स्कीम में अपना धन डिपॉजिट करता है, ठीक है ना? पहली स्कीम में 4 वर्ष के लिए, दूसरी स्कीम में 4 वर्ष के लिए, तीसरी स्कीम में 2 वर्ष के लिए इन्वेस्ट करता है। ठीक है, पहली स्कीम से 12.5% की दर से ब्याज मिलता है, दूसरी स्कीम से 10% की दर से ब्याज मिलता है, तीसरी स्कीम से 15% की दर से ब्याज मिलता है। ठीक है, समय पूरा होने पर, यानी इसमें 4 वर्ष में, इसके 4 वर्ष बाद में, इसमें 2 वर्ष बाद में समान आय प्राप्त होती है। अब आय या इनकम होती है वो केवल ब्याज होता है। आपसे पूछा जाता है तीनों स्कीम्स में डिपॉजिट किया गया धन कितना होगा, या आपसे पूछा जाता है पहली स्कीम में इतना धन डिपॉजिट किया तो दूसरी स्कीम में कितना होगा या तीसरी स्कीम में कितना होगा, ऐसे पूछा जा सकता है। रेशो आ जाएगा, उसके आधार पर फिर आप राशियों को बांट सकते हो। क्लियर है? अब सवाल दूसरा यह बन जाता है, अगर समान मिश्र धन प्राप्त हो, आपको यह कह दिया जाता है कि 18 साल के होने पर तीनों को बैंक से बराबर राशि निकाल सकते हैं। तीनों तो बराबर राशि निकाल सकते हैं, तो बैंक से जो राशि निकालते हैं वो मिश्र धन होता है, मूलधन भी निकालते हैं और ब्याज भी निकालते हैं। या ये कहा जा सकता है तीनों स्कीम हैं उनमें बराबर राशियां बन जाती हैं, इसका मतलब मिश्र धन बराबर होता है। तो अगर ब्याज 50% आया है तो मिश्र धन 150% होगा, ब्याज 40% आया है तो मिश्र धन 140% होगा, ब्याज 30% आया तो मिश्र धन 130% होगा। तो पहली राशि का 150%, दूसरी राशि का 140% और तीसरी राशि का 130% बराबर है। अगर मिश्र धन समान हो, मिश्र धन समान हो तो मिश्र धन समान हो तो पहली का 150% है, दूसरी का 140% है, तीसरी का 130% है, तो मूलधनों का अनुपात हो जाएगा P1 अनुपात P2 अनुपात P3 हो जाएगा, बराबर 1/150 हो जाएगा, 1/140 हो जाएगा, 1/130 हो जाएगा। 0 से 0 कट जाएंगे। पहला आ जाएगा 14×13, दूसरा आ जाएगा 15×13 और तीसरा आ जाएगा 15×14। ये इनके अनुपात आ जाएंगे। अब आप इनको आपस में गुणा करके लिख सकते हैं। ये 210 बनेगा ना, ये 195 बन जाएगा, और ये 196 में से 13 घटा दो, 196 में से 13 घटाएंगे कितना आएगा? नहीं नहीं नहीं, 196 में से 14 घटा दो, 182। तेरे 7 91, 91 का 2 182। ये इनके मूलधनों का अनुपात आ जाएगा। ऐसा सवाल कभी भी आएगा तो कर लेंगे, पक्की बात है? ठीक।
ब्याज के सवाल, सिंपल इंटरेस्ट के सवाल जब भी आते हैं, एलिगेशन का कंसेप्ट यूज होता है। एलिगेशन यानी मिश्रण का कंसेप्ट यूज होता है। तो जहां जहां सवाल आएंगे मैं बताता जाऊंगा, यहाँ एलिगेशन लगेगा, यहाँ एलिगेशन लगेगा, यहाँ एलिगेशन लगेगा। जहां भी एलिगेशन का कोई कंसेप्ट यूज होगा, मैं उसके साथ में ही आपको बता दूंगा कि इसमें एलिगेशन का कंसेप्ट यूज होगा। समझ रहे हैं? आगे समझते हैं। अगर कोई मूलधन P है, उसको R1% की दर से T1 समय के लिए उधार दिया गया है, R2% की दर से T2 समय के लिए उधार दिया गया है, और ब्याजों का अंतर D है। डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट, यहां सिंपल इंटरेस्ट की बात चल रही है, ब्याजों का अंतर D है, तो इन तीनों चारों में आपस में क्या रिलेशन होगा? P में R1T1 R2T2 और D है, इनमें क्या रिलेशन बनेगा? ठीक है, मैं आपको एकदम बेसिक से बता देता हूं। पहला ब्याज हो जाएगा PR1T1 बट्टे 100, दूसरा ब्याज हो जाएगा PR2T2 बट्टे 100, और इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो D आ जाएगा। P बट्टे 100 कॉमन ले लेंगे, R1T1 माइनस R2T2 हो जाएगा, बराबर D आ जाएगा। 100 उधर चला जाएगा, P का मान ज्ञात करना है, D गुणा 100 आ जाएगा, नीचे हो जाएगा R1T1 माइनस R2T2 हो जाएगा। आपसे मूलधन पूछा जा सकता है, ब्याजों का अंतर इतना है तो मूलधन क्या हो जाएगा? P मूलधन को R1% की दर से T1 समय के लिए उधार दिया, R2% की दर से T2 समय के लिए उधार दिया, ब्याजों का अंतर D है, तो इनमें आपस में रिलेशन क्या हो जाएगा? आपसे मूलधन पूछा जा सकता है तो ब्याजों का अंतर D गुणा 100 बट्टे पहली दर गुणा पहला समय माइनस दूसरी दर गुणा दूसरा समय हो जाएगा। ब्याजों का अंतर है वो D है। ये पहली बात समझिए आप। समझ में आए तो हाँ सर, नहीं समझ में आए तो ना सर। आपके समझ में आ गया? आ गया। दूसरी बात देखिए, सेकेंड थिंग, एक निश्चित ब्याज की दर R से P1 धन को T1 समय के लिए उधार दिया, P2 धन को T2 समय के लिए उधार दिया, ब्याजों का अंतर D है, ब्याजों का अंतर D है, तो इनमें आपस में क्या रिलेशन होगा? R का मान कैसे ज्ञात किया जाएगा? R P1 T1 बट्टे 100 माइनस R P2 T2 बट्टे 100 बराबर D आ जाएगा। जैसे P बट्टे 100 आया था वैसे ही R बट्टे 100 आ जाएगा। ये P1 T1 माइनस P2 T2 हो जाएगा, बराबर D आ जाएगा। 100 उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा R बराबर D गुणा 100, ये P1 T1 है माइनस P2 T2 आ जाएगा। आपसे ऐसे ब्याज की दर पूछी जा सकती है। दो बातें हो गई। ऐसे ही समय को फिक्स किया जा सकता है, इनको चेंज किया जा सकता है, और फिर अंतर पूछा जा सकता है। सबसे शानदार तैयारी करनी हो, हर टाइप का क्वेश्चन आपसे कवर होना चाहिए। पहला काम होता है अपने बेसिक्स कंसेप्ट क्लियर करो, उसके बाद में चाहे जितने तिकड़म लगाना, कोई मना नहीं है उसके लिए, लेकिन आपके बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर होने चाहिए। आपको ये पता चलना चाहिए कि ये फॉर्मूले बनाए कैसे जा रहे हैं। ठीक है। तीसरा देखिए, तीसरा देखो, टी समय के लिए, एक निर्धारित समय के लिए
P1 धन को R1% की दर से, P2 धन को R2% की दर से उधार दिया जाता है। ब्याजों का अंतर D है। ब्याजों का अंतर D है। अब ध्यान रखना यहां पर, ब्याजों का अंतर D कह सकता है, मिश्र धनों का अंतर D कह सकता है। तो जो ब्याजों का अंतर होता है वही मिश्र धनों का अंतर होता है। ब्याजों का अंतर है तो ब्याजों का अंतर अगर D है, यहां तो अलग अलग हो जाएगा। ब्याजों का अंतर D है तो इनमें आपस में क्या रिलेशन होगा? तो ये आ जाएगा, पहला ब्याज हो जाएगा T P1R1/100, दूसरा हो जाएगा T P2R2/100, और बराबर D आ गया, माइनस कॉमन ले लीजिए, ये T/100 आ जाएगा, P1R1 माइनस P2R2 बराबर D आ जाएगा। T बराबर हो जाएगा D गुणा 100 अपॉन हो जाएगा P1R1 माइनस P2R2 हो जाएगा। इससे आपसे समय पूछा जा सकता है। पक्की बात है, पक्की बात है। अंतर की जगह योग कर दे, बोल दे योग D है, तो यहां माइनस की बजाय प्लस आएगा, माइनस की बजाय प्लस आएगा, माइनस की बजाय प्लस हो जाएगा। उम्मीद आप समझ रहे हो। यहां पर अंतर की जगह योग D कर दे, माइनस की बजाय प्लस आएगा, माइनस की बजाय प्लस आएगा, माइनस की बजाय प्लस आएगा। बाकी सब कुछ वैसे ही है। अंतर की जगह योग D बोल दे, योग D है, माइनस की बजाय प्लस है, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। कितने फॉर्मूले बना लिए इधर उधर करके, छोटा सा कंसेप्ट था, उसी कंसेप्ट को यूज करते हुए खूब सारे फॉर्मूले बना लिए। क्लियर है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है? ठीक, आगे देखिए, मैं आपको एक कंसेप्ट और बताता हूं। आप लैंग्वेज पर ध्यान देना। R% ब्याज की दर से T समय में किसी धन का ब्याज उस धन का n गुना हो जाता है। R% ब्याज की दर से T समय में किसी धन का ब्याज उस धन का n गुना हो जाता है। ब्याज n गुना हो जाता है। हर जगह दो सवाल बनेंगे, एक ब्याज के लिए, एक मिश्र धन के लिए। ब्याज n गुना हो जाता है या मिश्र धन n गुना हो जाता है, दो सवाल बनते रहेंगे, हर जगह बनेंगे। धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा जब सवाल करेंगे, 200-300 सवाल करेंगे, अपने आप समझ में आएंगी चीजें। R T और N में क्या रिलेशन होगा? R T और N में क्या रिलेशन होगा? रिलेशन बनाए। मूलधन को 1 माने या P माने? P मान लेते, P मान लेते। ब्याज आ जाएगा PRT/100। बोलो। और ये जो ब्याज है ये मूलधन का n गुना है, तो ये NP के बराबर है क्या? P से P कट गया,
आर टी बराबर एन गुणा 100 आ जाएगा। आर का मान ज्ञात करना है, एन गुणा 100 बट्टे टी कर देना। टी का मान ज्ञात करना है, एन गुणा 100 बट्टे आर कर देना। आप समझ रहे हैं? अच्छा लग रहा है आपको, है ना? R% ब्याज की दर से टी समय में किसी धन का मिश्र धन उससे एन गुना होता है। साधारण ब्याज की बात चल रही है। R% ब्याज की दर से टी समय में किसी धन का मिश्र धन उससे एन गुना हो जाता है। अब आर टी और एन में क्या रिलेशन आएगा, है ना? मूलधन को 1 मान के बताऊं या पी मान के? पी मान के बता देता हूं। मिश्र धन एनपी हो गया, और मिश्र धन होता क्या है? पी प्लस पी आर टी बट्टे 100। इसमें से पी ले लिया कॉमन, 1 प्लस आर टी बट्टे 100। पी से पी कट गया, एन बराबर 100 प्लस आर टी बट्टे 100 आ जाएगा। ऐसे आएगा, एन बराबर 100 प्लस आर टी बट्टे 100 आ जाएगा। ठीक है। हाँ हाँ, ना बाबू, काटेंगे नहीं। काटेंगे, ऐसे नहीं काटे। पहले पी को इधर लाके घटाएंगे, एनपी माइनस पी बराबर पी आर टी बट्टे 100 आ जाएगा। पी कॉमन लेंगे, एन माइनस 1 हो जाएगा। पी आर टी बट्टे 100 है, पी से पी को अब काट देंगे। आर टी बराबर एन माइनस 1 गुणा 100 आ जाएगा। आर बराबर एन माइनस 1 गुणा 100 बट्टे टी आ जाएगा, और टी बराबर एन माइनस 1 गुणा 100 बट्टे आर आ जाएगा। ध्यान से समझ लेना, अच्छी तरह से समझ लेना। आर का मान एन माइनस 1 गुणा 100 बट्टे टी होता है, टी का मान एन माइनस 1 गुणा 100 बट्टे आर होता है। ये कब होता है? मिश्र धन उस धन से एन गुणा हो जाता है, तब होता है। ठीक है। और ब्याज उस धन से एन गुणा हो जाता है, तब एन गुणा 100 बट्टे टी, एन गुणा 100 बट्टे आर, या फिर एक से कह सकते हैं आर टी बराबर एन गुणा 100। ब्याज मूलधन का एन गुणा हो जाए तब तो फॉर्मूला बनता है आर टी बराबर एन गुणा 100। और मिश्र धन मूलधन का एन गुणा बन जाए
तब होता है आर टी बराबर n-1 गुना 100। ये दोनों बातें इनकी गांठ बांधो, आएंगे ऐसे खूब सारे सवाल कराऊंगा। एक सवाल देता हूं, आप उसको ट्राई करो, फिर मैं समझाता हूं। साधारण ब्याज से किसी धन का मिश्र धन 7 वर्ष में उस धन का 3 गुना हो जाता है। तो 9 गुना होने में कितना समय लगेगा? ये तो है एग्जाम्पल। कंसेप्ट ऐसे बनेगा, आप सवाल शुरू कर दो। कंसेप्ट ऐसे बनेगा, साधारण ब्याज से टी समय में m गुना हो जाता है, तो n गुना होने में लगा समय क्या हो जाएगा? आपको एक खास बात बता दूं, ये सिंपल इंटरेस्ट में भी बनता है ये सवाल, और ये कंपाउंड इंटरेस्ट में भी बनता है। सिंपल इंटरेस्ट की जगह कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे तो अलग सवाल बन जाएगा, और सिंपल इंटरेस्ट से अलग सवाल बनता है। क्या आंसर है? क्या आंसर आ रहा है? 28। पहले हम सिंपल इंटरेस्ट का कंसेप्ट समझ लेते हैं, या पहले सवाल कर लेते हैं, कंसेप्ट बाद में समझाता हूं। 7 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। हमसे पूछा है 9 गुना होने में समय। मूलधन को 1 गुना मान लो, यानी 1 मान लो। 3 गुना हो जाता है तो मिश्रधन 3 हो जाएगा। मिश्रधन 3 हो गया, तो जो सिंपल इंटरेस्ट ब्याज है वो 2 आ जाएगा। 2 ब्याज में 7 वर्ष लगे, दिस इज फर्स्ट कंडीशन। ये पहली कंडीशन है। सेकंड कंडीशन, 9 गुना होने में मूलधन को 1 मान लो, मूलधन तो वही 1 है। 9 गुना हो जाता है तो मिश्रधन 9 हो जाएगा, तो सिंपल इंटरेस्ट है वो 8 हो जाएगा। 1 रुपए था, मिश्रधन 9 हो गया, तो ब्याज कितना हो गया? 8। 2 रुपए होने में 7 वर्ष लगे हैं, तो 8 रुपए होने में कितना समय लगेगा? ब्याज है वो मूलधन के समानुपाती होता है। न तो ब्याज की दर में चेंज किया है, ना आपने कोई और चेंज किया है। 2 गुना होने में 7 वर्ष लगते हैं, तो मूलधन भी वही है, ब्याज की दर भी वही है। तो 8 गुना के लिए ज्ञात करना है, तो जिसके लिए ज्ञात करना होता है उसको ऊपर रख दीजिए। जिसके लिए दिया गया है 2 वर्ष के लिए दिया गया, तो 2 वर्ष को नीचे रख दीजिए। और दिया गया 7 वर्ष है, तो 7 वर्ष से गुणा कर दीजिए। इसको 4 बार काटेगा, 7 का चौगुना कितना हो जाएगा? 28 वर्ष हो जाएगा। यानी 7 वर्ष में 2 रुपए आया है, तो 8 रुपए है वो 2 रुपए का चौगुना होता है, तो समय भी 7 वर्ष का चौगुना 28 वर्ष लग जाएगा। एग्जाम में कभी भी इतना करने की जरूरत नहीं है। पूछा किसके लिए है? 9 गुना के लिए।
मिश्र धन 9 गुना हुआ है तो ब्याज 8 गुना आया है, क्योंकि 1 गुना मूलधन को माना जाता है। तो आपको 8 गुना के लिए ज्ञात करना है। मिश्र धन 3 गुना हुआ था, मूलधन 1 गुना था, तो ब्याज 2 गुना आया था। आपको 2 गुना के लिए दिया गया था, और दिया गया मान कितना था, 7 वर्ष था। 2 से 4 बार कटेगा, 7 का चौगुना 28 आ जाएगा। अब देखो 8 कहां से आया, 9 में से 1 कम करने से आया। 9 मिश्र धन है, 1 मूलधन है। 8 कैसे आया, 9 माइनस 1 करने से आया। 2 कैसे आया, 3 मिश्र धन है, मूलधन को 1 माना था, 3 माइनस 1 करने से आया। और जो 7 वर्ष है उससे गुणा कर दिया। तो 9 में से 1 घटाएंगे 8, 3 में से 1 घटाएंगे 2, 8 बट्टे 2 गुणा 7 हो जाएगा। अब यहां पर आ जाइए वापस। एम गुणा यानी मिश्र धन होता है, एन गुणा यानी मिश्र धन के लिए पूछा है। मूलधन को 1 मान लेते हैं, और अगर मिश्र धन एन होता है तो ब्याज तो एन माइनस 1 आएगा। तो आपको एन माइनस 1 ब्याज के लिए ज्ञात करना है। टी समय में एम गुणा हो जाता है, एम माइनस 1 के लिए आपको दिया गया है, और दिया गया मान है कितना, टी समय में। टी समय से गुणा कर दीजिए। जिसके लिए ज्ञात करना है उसमें से -1 करके लिख दो, जिसके लिए दिया गया है उसमें से -1 करके नीचे लिख दो, और दिया गया मान टी है उससे इसको गुणा कर दीजिए। दिया गया मान है टी, टी से इसको गुणा कर दीजिए। क्या आप कर सकते हैं? कर लेंगे पक्का? कई बार ये सवाल आपको देख के ऐसे लगता है कि ये तो बैंकर दे दिया, इतना बड़ा सवाल कैसे होगा। करें ट्राई। तीन वर्ष 3 माह में कोई धन 1 से ही 1/2 गुणा हो जाता है। 3 वर्ष 3 माह में कोई धन 1 से ही 1/2 गुणा हो जाता है। एक से ही 1/2 गुणा हो जाता है। ठीक है, इसी धन को 2 से ही 3/4 गुणा होने में कितना समय लगेगा? 2 से ही 3/4 गुणा होने में कितना समय लगेगा? तीन वर्ष 3 माह में 1 से ही 1/2 गुणा हो जाता है। तो 2 से ही 3/4 गुणा होने में कितना समय लगेगा? अब पिछले सवाल में तो डायरेक्ट डिफरेंस लेके कर लिया था, अब इस सवाल को थोड़ा सा उस तरीके से सोचना है। और ऐसा सवाल जैसे एग्जाम में आता है गड़बड़ हो जाती है, ऐसे होते। सेम कंसेप्ट यूज करो। 2 से ही 3/4 है, इसमें से 1 माइनस कर दो, ऊपर लिख दो। 1 से ही 1/2 है, इसमें से 1 माइनस कर दो, नीचे लिख दो। 3 वर्ष 3 माह का मतलब होता है 3 से ही 1/4। 3 से ही 1/4 का मतलब होता है 13/4। वर्ष में लिख रहा हूं मैं सीधा, 13/4 गुणा कर दीजिए 13/4 से। 13/4 से गुणा कर दीजिए। 1 से ही 3/4 होता है, 7/4 आ जाएगा। ये 1/2 हो जाएगा, और ये 13/4 आ जाएगा। इस 4 से ये 4 कट जाएगा, तेरे साथ 91, 91/2 आ जाएगा। 91/2 आएगा क्या है भाई?
नहीं नहीं नहीं, ये 4 ऐसे इससे कैसे कटेगा? रुको 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 रुको। ये आ जाएगा 7/4 गुणा 13/4, और नीचे वाला 1/2 है तो वो ऊपर जाके 2 हो जाएगा, ऐसे आएगा ये। 2 से ये 2 बार कट जाएगा, तेरे 7 91, 91/8 आ जाएगा। 11 88 होता है, 11 तो पूरा आ गया, 3/8 आ जाएगा, 3/8 आ जाएगा। 11 वर्ष तो पूरे हो गए। अब 3/8 जो महीने हैं, 3/8 महीने हैं, सॉरी 3/8 वर्ष है, इसके महीने बना लो। तो ये आ जाएगा 11 वर्ष, 3/8 है, इसको 12 से गुणा कर दो, महीने बन जाएंगे वर्ष को। 4 से 2 बार, 4 से 3 बार, 4.5 महीने बन गए। 11 वर्ष, 4 माह और 15 दिन में ऐसा होगा। आपके ऐसा सवाल है, सर कैलकुलेशन बड़ी बड़ी आ गई थी, ठीक है, ऐसे ही करना। बोल सर ब्याज में तो दिनों तक की कैलकुलेशन पूछ ली थी, होता है ना ऐसा, ऐसे सवाल होते हैं, ऐसे ही करना है। कभी भी ऐसे सवाल आए इसी तरीके से करने हैं आपको। क्लियर एकदम? ठीक। आपके एग्जाम में सवाल एलिगेशन से पूछे जा सकते हैं, चलो मैं आपको बता ही देता हूं। एलिगेशन से सवाल पूछे जा सकते हैं, मैं बता देता हूं, ठीक है। एलिगेशन के सवाल कैसे बनते हैं, एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। 5,000 रुपए को 12% की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है। 2 वर्ष के लिए 2 भागों में 2 भागों में वितरित करके उधार दिया। पहला धन सात % की दर से तथा दूसरा धन 12% की दर से उधार दिया। पहला धन 7% की दर से, दूसरा धन 12% की दर से उधार दिया। 2 वर्ष बाद कुल ब्याज 1,000 रुपये प्राप्त होता है। इसको हटा दो। ठीक है, आपसे सवाल पूछा जा सकता है, पहला मूलधन क्या है, दूसरा मूलधन क्या है, पहला मिश्र धन क्या है, दूसरा मिश्र धन क्या है, या पहली राशि पे कितना ब्याज प्राप्त हुआ, दूसरी राशि पे कितना ब्याज प्राप्त हुआ। कुल मिला के 1,000 रुपये ब्याज के प्राप्त होते हैं। एक धन को 7% की दर से, एक धन को 12% की दर से उधार दिया गया, कुल ब्याज है वो 1,000 रुपये प्राप्त होता है। अब आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं,
आप इस सवाल को बेसिक से भी कर सकते हो, आप इस सवाल को एलिगेशन से भी कर सकते हो। बेसिक से बताऊं पहले या एलिगेशन से? बेसिक में भी आप दो वेरिएबल की दो इक्वेशन से कर सकते हो और एक वेरिएबल की एक इक्वेशन से कर सकते हो। दो इक्वेशन से बताऊं या एक इक्वेशन से? एक। पहला मूलधन x है, दूसरा 5000 माइनस x हो जाएगा। 7% की दर है तो गुणा 7/100 कर दो, 2 वर्ष का समय है। 12% की दर है, 2 वर्ष का समय है, बट्टे 100 कर दो, बराबर 1000 रुपये आ जाएगा। 1000 100 से गुणा होंगे 1 लाख हो जाएगा, ये 14x हो जाएगा, प्लस 24 120 है, 120,000 हो जाएंगे, 120,000 हो जाएंगे, माइनस का 24x हो जाएगा, बराबर ये 100,000 हो जाएंगे। 100,000 में से 120,000 घटाएंगे तो माइनस का 20,000 आएगा, माइनस का 10x आ जाएगा, माइनस 20,000 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा? 2000। तो 7% की दर से जो उधार दिया है वो तो है 2000, और जो 12% की दर से उधार दिया, टोटल 5000 थे तो वो हो जाएगा कितना? 3000। ये मूलधन आ गए। पहला मिश्रधन ज्ञात करना है, तो 7% की दर से 2 साल में ब्याज 14% बनता है, तो मिश्रधन 114% हो जाएगा। 2000 का 114% कर लो। 12% की दर से 2 साल में ब्याज 24% बनता है, ब्याज ज्ञात करना है तो 24% ज्ञात करो, मिश्रधन ज्ञात करना है तो 124% कर लो, 3000 का 124% कर लेना। ये तो पहला तरीका है जब आप इसको बेसिक से x मानते हुए करते हो। क्लियर है? मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूं एलिगेशन से कैसे करोगे। 5000 रुपए की राशि है, पहला भाग 7% की दर से, दूसरा भाग 12% की दर से, 2 वर्ष का समय है, टोटल ब्याज 1000 रुपये आया है, और आपको फिर बाकी सारे काम करने। 2 वर्ष का समय होता है तो पहले हम ब्याज की दर ज्ञात करेंगे कि अगर पूरा धन एक साथ दिया गया होता तो क्या ब्याज की दर बनती। 100 गुणा ब्याज बन जाएगा, 100 गुणा 1000 बट्टे मूलधन कितना है 500, समय कितने का? 5000। समय कितने का है? 2 वर्ष का। ये 10,000 10 बार काट देंगे 1 लाख को, आर बराबर 10% आ जाएगा। अगर पूरे धन को एक साथ उधार दिया जाता तो ब्याज की दर 10% होती, 10% होती। एक ब्याज की दर है 7%, एक ब्याज की दर है 12%, और मिश्रण के ब्याज की दर आ रही है 10%। 12 और 10 का अंतर 2 होता है, 10 और 7 का अंतर 3 होता है, 2 3 के रेशो में 5000 को बांटना होता है। ये तो हो जाएगा 2000 और ये हो जाएगा 3000। ये तो आ गए मूलधन। मिश्रधन ज्ञात करना है तो 2000 का 114% ज्ञात कर लो, 228, 22,800 हो जाएगा पहला मिश्रधन। दूसरा मिश्रधन ज्ञात करना है, 3000 है, इसका 124% कर लो, 372, 27,200 हो जाएगा, 37,200 आ जाएगा। ये आएगा, जोड़ लो पूरा, 6000 बनता है, 5000 पे 6000 रुपए का ब्याज आके 6000 हो जाएगा। हाँ ठीक है, गलत जोड़ 6000 बन रहा है ना। एक का तिगुना 300 और 24 का तिगुना 72, 124 का तिगुना 372 और 114 का दुगुना 228। हाँ, अरे 6000 ही बन रहा है, जोड़ो, दोबारा जोड़ो।
मैं तो घर से जोड़ के लाया था, आप जोड़ो इनको।